नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडुअल इंडियन हिस्ट्री को इसमें देखेंगे। और यह जो नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप है, यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है उस पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इसमें सिलेक्टेड नोट्स यानी समसामयिक घटना चक्र के सिलेक्टेड नोट्स के भी जो इनपुट इसमें रहेंगे। और ये सारी जानकारी मध्यकालीन भारत पर हमने देख चुके हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत को हम देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रमुख वंशों ने शासन किया था उसमें तुर्क वाले थे, इसके बाद अरब के सैयद थे और अफगान के लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत शासन किया था। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हमने गुलाम वंश या ममलूक वंश को हमने देख लिया है। इसको सुल्तानों को भी पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं। ये इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर उपलब्ध हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर और मिडल हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद खिलजी वंश को हमने कल के लेक्चर में देखा है। आज हम जो इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, आज जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वह तुगलक वंश होगा और जो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था। इसके बाद सैयद वंश को हम देखेंगे और लोदी वंश को इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत यूपीपीएससी यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा आरओ एआरओ एग्जाम, जिसका एग्जाम यानी पीटी एग्जाम जो 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, इसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा देखें तो यह बीपीएससी यानी 71वें बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, एसएससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसमें तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को इस लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। तो पूर्व के लेक्चर में जो जानकारी हमने कवर की है, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, यानी चैनल पर उपलब्ध है, सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, जिसमें उत्तर भारत में विजय अभियान और दक्षिण भारत के विजय अभियान को भी इन्होंने देख लिया है। अब इसमें जो है तुगलक वंश को महत्वपूर्ण रूप से इस लेक्चर में शामिल करते हैं। इस सल्तनत के अंतर्गत जो हमने समसामयिक घटना चक्र के लेक्चर को कवर किया यानी नोट्स को कवर किया, उसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में एक महत्वपूर्ण जो 11 सुल्तान हुए उसको भी हमने देख लिया है पूर्व के लेक्चर में, उसको आप देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इल्तुतमिश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो इसमें दी गई है, सुल्तान और बलवन संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण रूप से जानकारी दी थी। तो इसमें देखें अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के समय दक्षिण भारत के राजवंश ये देख सकते हैं, और यानी राजवंशों पर हमने बेस्ड ऑन माइंड मैप पर चर्चा कर दी है। आप प्ले लिस्ट में उपलब्ध यानी चैनल पर उपलब्ध है सारी जानकारी, उसको आप देख सकते हैं। यानी राजवंश कौन रहे, राजधानी और तत्कालीन शासक कौन थे अलाउद्दीन के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान जिसमें मलिक काफूर अभियान का नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले इसने देवगिरी जो था राजधानी यानी यादव राजवंश, इसमें देवगिरी राजधानी, तत्कालीन शासक रामचंद्र देव। काकटी जो राजवंश था इसके देखिए राजधानी तेलंगाना या वारंगल, और तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। होशल देखें, इसके अक्सर एग्जाम पूछता है, होशल की राजधानी द्वार समुद्र और वहाँ का तत्कालीन राजा बीर बल्लाल तृतीय था। और पांड्य वंश देखें राजवंश, इसकी जो राजधानी मदुरा थी और यहाँ का जो तत्कालीन शासक मारवर्मन कुलशेखर था। तो ये देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक, इस पर विस्तृत चर्चा पूर्व के लेक्चर में मैंने कल ही के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से की, उसको आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखें दिल्ली में प्रमुख शासकों या राजवंशों द्वारा बसाए गए शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देख सकते हैं पहला इंद्रप्रस्थ जो है, यह शहर जो बसाया यह संस्थापक पांडव महाभारत काल से संबंधित है। इसके बाद लालकोट देखें तो अनंग पाल तोमर इसका संस्थापक रहा। इसके बाद किला राय पिथौरा देखें तो पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। आइए पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। सीरी देखें, ये शहर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया है। तुगलकाबाद देखें तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, अभी हम तुगलक वंश के अंतर्गत देखेंगे इसको। जहांपनाह देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया है। और फिरोजाबाद देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। दीन पनाह देखें तो हुमायूं ने बसाया है या स्थापना किया है। शेरगढ़ जो है शेरशाह सूरी ने बसाया है, इसका संस्थापक रहा है। शाहजहानाबाद देखें तो शाहजहां ने इसका संस्थापक रहा है, इसको बसाया है। तो दिल्ली के प्रमुख शासकों राजवंशों द्वारा बसाए गए प्रमुख शहरों को यहाँ पर हम देख लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इस समय हुए 4 प्रमुख विद्रोह देखें तो प्रथम विद्रोह यह रहा आपका, द्वितीय विद्रोह देख सकते हैं, तृतीय विद्रोह देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण विद्रोह रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी पर कल के लेक्चर में जानकारी महत्वपूर्ण से दी गई, कुछ और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया, उसको आप देख सकते हैं। यानी कल के लेक्चर को आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो सब दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा राजवंश यह खिलजी वंश रहा, तो इस पर हमने चर्चा महत्वपूर्ण से कर ली है। बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो जीएस वर्ड का महत्वपूर्ण नोट्स है उसके आधार पर इसको देखते हैं तुगलक वंश को, जिसका समय देखें तो 1320 से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया। यानी इसमें देखें तो 20 यह यानी 80 और यह 14 है, कुल मिलाकर 94 वर्ष तक जो है यानी दिल्ली सल्तनत में तुगलक शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। यानी लगभग 94 ईयर तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और सबसे कम
समय तक शासन हमने देखा कि सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो खिलजी वंश किया था 30 वर्ष तक, और बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, यानी जो संस्थापक रहा लोदी वंश का उसको आगे हम देखेंगे। ये 38 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और दूसरा सर्वाधिक समय तक शासन जो फिरोज तुगलक किया था, इसी में हम तुगलक वंश के अंतर्गत उसको देखेंगे, जो 37 वर्ष तक शासन किया था। और सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, यानी जौना खां का था, उसको भी हम इस अंक में देखेंगे तुगलक वंश के अंतर्गत। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखें तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ये तुर्क राजवंशों में अंतिम थे, तुर्क राजवंशों में अंतिम थे। और हम देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क राजवंश है उसमें तुगलक वंश अंतिम था। सबसे पहले गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसके बाद खिलजी वंश, और इसके बाद तुगलक वंश तुर्क वंश में अंतिम थे। इसके बाद अरब के सैयद और अफगान के जो लोदी थे, इसको आगे हम देखेंगे। तो हमने देखा कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था या संस्थापक है, देखें तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखें तो यह 5 सितंबर 1320 ईस्वी को 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो शाह, ये खुसरो शाह है जो प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का शासक बना, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, यानी देखें तो यह आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना। ये स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और इसका जो खुसरो शाह था, खुसरो शाह जो इसका अधीनस्थ था, खुसरो शाह, इसकी हत्या करके, यानी स्वयं अपने सुल्तान की हत्या करके खुसरो शाह जो है यह प्रथम भारतीय मुसलमान बना जो दिल्ली का शासक बना। और इसकी हत्या जो है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी। कब किया? 5 सितंबर 1320 को खुसरो शाह को पराजित करके गाजी मलिक किया। ध्यान देना, गाजी मलिक किया, तुगलक गाजी, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन बैठा। यानी जो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है वह गाजी मलिक था, गाजी मलिक, जिसको तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन बैठा। किसको पराजित करके? ये जो प्रथम भारतीय मुसलमान शासक खुसरो शाह था, इसको पराजित किया 5 सितंबर 1320 को। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान बैठा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो यह गयासुद्दीन तुगलक रहा जो संस्थापक रहा। ये तुर्क राजवंशों में अंतिम थे, इसको हमने देख लिया। दिल्ली सल्तनत में तुगलक शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, इसको भी हमने समझ लिया। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं जो इसका संस्थापक रहा। इसका समय 1320 से 25 यानी 5 वर्ष तक रहा। इसके बारे में ये जान लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, यानी 29 बार जो है। ध्यान दें तो गयासुद्दीन तुगलक जो इसका संस्थापक रहा तुगलक वंश का, जिसका समय 1320 से 1325 यानी 5 वर्ष था, गयासुद्दीन तुगलक करीब 29 बार यानी 5 वर्षों में 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन अलाउद्दीन के समय में लिए गए, यानी गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद का एक नया नगर स्थापित किया। हमने देखा था जो समसामयिक घटना चक्र था उसमें हमने देखा तुगलकाबाद की जो नया नगर स्थापित किया, यहीं गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इस नोट्स के माध्यम से पहले हम समझ लेते हैं। तो नोट्स में देखें तो अन्य नाम इसका गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम जो है गाजी तुगलक या गाजी मलिक, यह नाम इसका प्रारंभिक नाम है। और यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। किसको? खुसरो शाह जो अंतिम हिंदू बल्कि भारतीय मुसलमान शासक था, भारतीय मुसलमान शासक खुसरो शाह था, उसको पराजित करके जो है यह दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। कौन? गाजी तुगलक या गाजी मलिक। यानी इसमें देख सकते हैं यह खुसरो शाह को हराकर 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। तुगलकाबाद शहर की नींव डाली गई, यानी तुगलकाबाद शहर की नींव रखी या डाली। यह स्थित दुर्ग को, यहाँ स्थित दुर्ग को 56 कोट कहते हैं, इसको हमने समझ लिया। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त कहा था। इसमें देखें तो 1325 ईस्वी में लकड़ी के भवन में दबकर इसकी मौत हो गई। यानी कहने का आशा यही हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित, जूना खां जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन बैठा, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई। यानी लकड़ी के भवन, और लकड़ी के भवन कौन बनवाया था? जूना खां बनाया था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। और कहाँ से? बंगाल के अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में लकड़ी के भवन में दबकर मौत हो गई थी। इसके प्रमुख कार्य को देखें, यानी इसके छोटे से शासनकाल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य रहे उसको देखते हैं, यानी मेन वर्क इसके क्या है। तो लगान व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गयासुद्दीन तुगलक। लगान हेतु बटाई का प्रयोग पुनः प्रारंभ किया। ऋणों की वसूली बंद, ध्यान देना है, ऋणों की वसूली बंद करा दिया। भू राजस्व का 1/3 भाग ये लेता था और ऋणों की वसूली बंद कर दिया।
नहर सिंचाई पद्धति शुरू करने वाला प्रथम शासक, ध्यान देना, नहर सिंचाई पद्धति शुरू करने वाला प्रथम शासक, कुओं का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि लगान बाजार व्यवस्था त्याग किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित भूमि लगान और बाजार व्यवस्था क्या किया, त्याग किया। इसके समय कई दक्षिणी राज्यों प्रथम वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। यानी कई दक्षिण राज्यों को देखें तो इसमें सर्वप्रथम वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था इसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो ये वंश रहा, तुगलक वंश, इसमें जो है सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टूडेंट से इसको देखें, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको जौना खां या उलूग खां के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम के स्टूडेंट से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसका समय देखें तो 1325 से 1351 तक इसका समय रहा। लगभग देखें तो 25 से 26 वर्ष तक इसने शासन किया। इसका अन्य नाम जौना खां या उलूग खां था। प्रिंस ऑफ मनियर्स कहलाया, यानी ये प्रिंस ऑफ मनियर्स कहलाया कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने वारंगल के काकती एवं मदुरई के पांड्य राजाओं को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। सर्वाधिक विद्वान सुल्तान रहा। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहते हैं। यानी ध्यान देना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। यानी इसमें कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि सर्वाधिक विद्वान होने के बावजूद भी इसको इन उपनामों से जाना जाता है। यानी कहने का आशय हुआ कि गयासुद्दीन की बाद जूना खां या जौना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, ध्यान देना है, सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। तो यहाँ पर यह रहा कि दीवान ए कोही कृषि विभाग स्थापित किया, यानी एक नवीन विभाग है कृषि के विकास के लिए, कृषि विभाग का यह है। आगे इसमें देखें तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 से स्थानांतरित किया, नाम इसका दौलताबाद रखा। कहने का सही हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। कब? 1327 में। कांसा तांबे के सिक्के चलाए। कहने का सही हुआ कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार और तांबा बर्नी के अनुसार, यानी फरिश्ता कहता है कि उसने पीतल का और बर्नी कहता है कि तांबा के सिक्के चलाए, धातु के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए जो टंका था के बराबर होता था। तो कांसा एवं तांबे के सिक्के, कांसा किसने कहा है? फरिश्ता के अनुसार उसने कहा है, और तांबा जो कहा है बर्नी के अनुसार। इस सांकेतिक मुद्रा चलाया जो कि चांदी का टंका होता है उसके बराबर रखा है इसने। इसके बाद इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को 1333 में भारत आया, को दिल्ली का काजी बनाया था, चीन राजदूत के तौर पर भेजा। यानी जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, ये भारत में 1333 में आया, इसको दिल्ली के काजी उपाधि दिया और इसको अपना जो राजदूत बनाकर चीन भेजा। कौन? यही मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इसको देखें तो अफ्रीका मोरक्को जो है अफ्रीका में, तो अफ्रीकी या मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में, यानी 9 साल बाद 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। यानी 9 साल भारत में रहा, इसके बाद जो है ये अपने राजदूत के रूप में से किसे भेजा? चीन भेजा, इब्न बतूता को। इसके बाद देखें तो यह इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, यानी रेहला है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। यानी रेहला कौन लिखा है? इब्न बतूता लिखा है, और इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसके समय विजयनगर यानी 1336 ईस्वी, बहमनी 1347 राज्य की स्थापना हुई। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर की स्थापना और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इसको हम पूरे में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जानकारी के रूप में इसको ऐड कर लेते हैं। तो मध्यकालीन जो
समय था, उसके अंतर्गत हम देख रहे थे विजयनगर साम्राज्य को। पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं, ये प्लेलिस्ट में उपलब्ध, इसको देख सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है, इसमें देख सकते हैं 1336 से 1364 तक विजयनगर साम्राज्य रहा। इसमें 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले संगम वंश था, इसके बाद सालू वंश था, इसके बाद टुलु वंश, इसके बाद आरवीडू वंश था। तो संगम वंश के अंतर्गत जो आपका विजयनगर साम्राज्य सर्वप्रथम स्थापित हुआ, इसका संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 ईस्वी में इन्होंने हम्पी तुंगभद्रा जो कर्नाटक में है के तट पर अपनी राजधानी बनाया, यानी ये जो स्थापना किया वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, संगम वंश का, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत है। इसके बाद बहमनी राज्य को भी हमने देखा। तो बहमनी राज्य को इसमें देखें तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा इसकी स्थापना किया गया, और ये भी देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। बहमनी राज्य, इसके अंतर्गत राज्य वंश और संस्थापक और स्थापना को हम देख सकते हैं। इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हम पूर्व के लेक्चर में कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में उपलब्ध सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा पूर्व के लेक्चर में हमने सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश या स्वतंत्र जो राजवंश तो उसको भी हमने देखा। इसमें महत्वपूर्ण से जौनपुर, जिसको भारत का सिराज उपनाम से जाना जाता है, इसके बाद बंगाल और इसके बाद देखें तो गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा इत्यादि को भी हमने पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से कवर किया है। ये प्लेलिस्ट में उपलब्ध सारे लेक्चर आप सर्च करके इस चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इसके समय में विजयनगर 1336 ईस्वी में, बहमनी राज्य 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, यानी शेख मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवानी को ही नए कृषि विभाग, कृषि के विकास के लिए इसने स्थापित किया। अकाल संहिता का वर्णन इसके किया गया है। तकावी कृषि ऋण दिए, यानी जो कृषि ऋण था उसको तकावी कहा गया। जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी तथा राजशेखर से विचार विमर्श किया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक। अब विवादित कदम इसको देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि इसके विवादित कदम कौन कौन से रहे। तो इसमें देखें विवादित कदम के अंतर्गत 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि कुल उपज का 50% कर दिया। 1327 ईस्वी में जस्ट इसके 2 साल बाद राजधानी स्थानांतरित कर दिया। राजधानी स्थानांतरित का मतलब दिल्ली से देवगिरी लाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत हमने देखा कांसा एवं तांबे के सिक्के चलाए, जिसमें पीतल जो सिक्का है वह फरिश्ता करता है, और तांबा का सिक्का चलाए यह बरनी के अनुसार यह है, और इनका मूल्य जो चांदी के टंका के बराबर रखा। ये इसके विवादित कदम रहे। खुरासान का अभियान इसने चलाया, और कराचिल का सैन्य अभियान भी इसके विवादित कदम के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें देखें तो इसने क्या किया है वह जानकारी थोड़ी सी और एड करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूरी, यानी हम देख रहे हैं जिन प्रभा सूरी नामक जैन साधु, यह ध्यान देना है कि जैन विद्वान या जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट डाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया। विजयनगर को हमने देखा कि यह जो है हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना इसी समय किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदामी लिखता है, अंत लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन, ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुहलीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अबुधन में शेख मुल्तान आदि संतों कब्र पर मकबरे बनवाए। अब आगे नेक्स्ट पर देखते हैं। तो इसमें यह है नोट में जो महत्वपूर्ण रूप से है कि बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक इसकी मृत्यु पर कहता है, यानी इसकी मृत्यु को हमने देखा था। इसकी मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो जाती है सिंध जाते समय थट्टा के निकट डाल में। तो बदायूं जो इतिहासकार है कहता है मोहम्मद बिन तुगलक इसकी मृत्यु पर कहता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसके बाद अब देखते हैं महत्वपूर्ण शासक जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो इसकी मृत्यु के बाद देखें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो यह फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। यानी देख सकते हैं कि 20 मार्च 1351 को जो है इसका मृत्यु हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां का। तो 20 मार्च 1351 को ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में, यानी दोबारा इसका फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351, मार्च के बाद पुनः अगस्त में होता है दोबारा राज्याभिषेक। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी जाती है। ध्यान देना है कि खलीफा द्वारा इसे क्या उपाधि दी जाती है, कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ इसके बारे में देखें, 2 बार राज्याभिषेक कराता है थट्टा में 20 मार्च 1351 को, यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तब, और इसके बाद पुनः दिल्ली में अगस्त 1351 में राज्याभिषेक कराता है। 2 बार राज्याभिषेक कराया, जैसे कि औरंगजेब का भी 2 बार
राज्याभिषेक हुआ था, तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक देखें जो संततकालीन शासक, इसका भी ध्यान रखना, 2 बार राज्याभिषेक कराया था। इसके बाद इसमें देखें तो कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, इसको फिरोज शाह तुगलक को जो है कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। अपने को खलीफा कहा, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। हेनरी एलियट एलिफिंस्टन इसे सुल्तान युग का अकबर कहते हैं, सॉरी सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। कौन इतिहासकार कहते हैं? हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन कहते हैं सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। तो कल्याणकारी निरंकुश शासक इसको कहा गया। तो इसके चलाए गए सिक्के देखें तो ससगनी चांदी के सिक्के थे, अब्दा मिश्रित धातु थे और बिख जो मिश्रित धातु थे। बड़े शहरों का निर्माण इसमें कराया, जिसमें देखें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर को हमने देख लिया है कि जो संततकालीन महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र राजवंश थे उसमें जौनपुर भी शामिल था। पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा कर लिया है। तो ये 5 बड़े शहरों का निर्माण कौन कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। करीब 300 नगर निर्माण इसने किए। इसने जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफीम को शाही संरक्षण दिया, यानी जियाउद्दीन बर्नी जो था इसको शाही संरक्षण दिया। जियाउद्दीन बर्नी को क्या अन्य नाम दिया गया? शम्स ए सिराज का इसे उपाधि दी गई, शम्स ए सिराज अफीम की उपाधि जियाउद्दीन बर्नी को, इसको शाही संरक्षण इसने दिया। इसके बाद देखें स्थापत्य निर्माण इसका क्या रहा? तो कोटला फिरोजा शाह दुर्ग का निर्माण कराया। खान ए जहां तेलंगनी का निर्माण इसके स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखें इसके समय चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म आदि देशों में राजदूत को भेजा गया, यानी इसके समय में चीन में, ईरान में, इराक में, ख्वारिज्म आदि देशों में राजदूत भेजा गया, यानी इसने राजदूत भेजा इन देशों में। हमने देखा था ख्वारिज्म का जो सम्राट था जलालुद्दीन, वह चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश से शरण मांगा था, परंतु इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था चंगेज खान के प्रकोप से बचने के लिए। तो ख्वारिज्म इत्यादि में इसने जो राजदूत भेजा था? यह फिरोज तुगलक ने भेजा था। इसके बाद यहाँ देखें तो इसने तकावी ऋण माफ कर दिया। तकावी ऋण जो कृषि ऋण था वो माफ कर दिए। दंड संहिता को सुधारा था। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दिया। कर प्रणाली को मजहबी स्वरूप देते हुए 24 करों को समाप्त कर, यानी कर प्रणाली को मजहबी स्वरूप देते हुए 24 करों को समाप्त कर सिर्फ खुम्स, युद्ध लूट का माल, खराज, लगान, जजिया, धार्मिक ज़कात लागू किया। यानी इसके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत देखें, वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया है, यानी कष्टकारक जो 24 कर थे उसको समाप्त कर दिया। केवल 4 कर इसने जारी रखा, जिसमें खराज देखें तो जो लगान था इसको खराज करते थे। इसके बाद खुम्स, युद्ध में लूट का माल, खुम्स जो युद्ध में लूट का माल था। जजिया यानी धार्मिक कर था, और ज़कात को वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया मतलब धार्मिक कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। यानी इसमें देखें इसकी तुष्टिकरण की नीति साम्राज्य विघटन हेतु जिम्मेदार थे। ताश घड़ियाल संयंत्र समय जानने हेतु का निर्माण कराया। ताश घड़ियाल यंत्र क्या था? समय जानने के लिए, यानी जो घड़ी था उसका काम यह करता। ताश घड़ियाल यंत्र समय जानने के लिए इसने निर्माण कराया। इसने ज्वालामुखी मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय के लूटे ग्रंथों में से कुछ का फारसी में दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। वहीं आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखा है और फतुहात ए फिरोजशाही की रचना किया है फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद दारुल शफा खैराती अस्पताल भी बनवाया। दारुल शफा जो खैराती अस्पताल थे उसको कहते थे। रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया। दीवान ए खैरात विभाग, दीवान ए बंदगा यानी दास विभाग का निर्माण कराया। यानी ध्यान देना इसमें कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना किया। दीवान ए खैरात क्या था? खैराती अस्पताल था। यानी इसने जो है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात बनाया था। और संततकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब देखें तो 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट है, दीवान ए बंदगान, यानी दीवान ए बंदगा लिखा है लेकिन कहीं कहीं बंदगान भी होता है। तो दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना किया। इसने सैन्य पदों की वंशागत बना दिया। इसने सैन्य पदों क्या किया? वंशागत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहाल ए फिरोजशाही की रचना की। इसको हमने देखिए कि इसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसको हमने देख लिया। इसने ज्वालामुखी मंदिर, ध्यान देना, इसने ज्वालामुखी मंदिर, हमने आगे इसको देखा है।
इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों से कुछ को फारसी में विद्वान अलापुद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा एवं बिक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो जाती है, यानी हुई थी। और हमने देखा कि इसने 5 बड़े शहरों का निर्माण कराया था, यानी फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना किया। ध्यान देना है, 300 नए नगरों का निर्माण कराया, जिसमें से 5 बड़े शहरों का निर्माण, जिसमें हिसार देखें, यानी हिसार है, फिरोजाबाद जो दिल्ली में, हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि हैं। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। यहाँ देख सकते हैं अशोक के 2 स्तंभों को खिजाबाद जो टोपरा गांव है और मेरठ से दिल्ली लाया गया था। सरकारी पदों को वंशागत किया था इसने। सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा पुनः शुरू किया यहीं फिरोज शाह तुगलक ने। फलों के बाग लगवाए। हाफ एशर सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10% था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाफ एशर जो सिंचाई कर था, जो उपज का 10% था, इसको लगाया। इसके बाद इसके बारे में जो इतिहासकार आरसी मजूमदार जी क्या कहते हैं, फिरोज शाह इस युग का सबसे धर्मांध शासक था, संभवतः प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासकीय कार्यों में महत्व दिया। यानी इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासकीय कार्यों में महत्व दिया। आरसी मजूमदार जो महत्वपूर्ण इतिहास है मध्यकालीन भारत के, उनका यह कहना है कि सबसे धर्मांध शासक था सल्तनत काल का, और संभवतः प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन किया और उलेमा वर्ग को प्रशासकीय कार्यों में महत्व दिया। अब इसमें देखें तो यह अन्य तथ्य, यानी अदर फैक्ट देखें तो अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। नसरुद्दीन के समय ही मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। इसको हमने महत्वपूर्ण रूप से पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है कि नसरुद्दीन के समय भी मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य स्थापना किया था। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो फिरोज काल में निर्मित, यानी इसके समय में निर्मित, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इसको हमने देख लिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन के समय में ही मलिकुश शर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। अब इसमें जल्दी से सैयद वंश और जो है अंतिम जो लोधी वंश रहा, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश लोधी वंश रहा, उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखें सैयद वंश को जल्दी से देखते हैं। तो इसका संस्थापक खिज खां था सैयद वंश का। सल्तनतकालीन राजवंशों में सबसे कम समय तक 37 वर्ष तक इसने शासन किया। सल्तनतकालीन राजवंशों में सबसे कम समय तक 37 वर्ष, वैसे 30 वर्ष सबसे, जो अलाउद्दीन खिलजी था 30 वर्ष तक शासन किया था। यह दूसरा सबसे कम रहा सैयद वंश, 37 वर्ष तक शासन किया। जानकारी का स्रोत याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख ए मुबारक शाही है, यानी इसमें सैयद वंश की जानकारी जो मिलती है उसका स्रोत है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की लिखी किताब तारीख ए मुबारक शाही है। अक्सर पूछता है कि किसकी बुक है, ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बुक है और इससे सैयद वंश की जानकारी मिलती है। मंगोलों का खुतबा पढ़वाया, मंगोलों यानी इसमें खिज खां के बारे में बताया गया है। यह सैयद वंश के बारे में जानकारी रही, यानी बैकग्राउंड रहा। इसके बाद खिज खां देखते हैं, इसका संस्थापक जो खिज खां इसके बारे में जानकारी। यानी ध्यान दें कि सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। ध्यान देना है कि तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। यानी इसमें खिज खां के बारे में जल्दी से देखें तो यह आपका है, यह तैमूर लंग का सेनापति था। सुल्तान के बजाय रैयत आला की उपाधि धारण किया। संप्रभु शासक के बजाय तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया। इसके बाद देखें इस वंश में जो महत्वपूर्ण रूप से आपके आते हैं मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। तो मुबारक शाह देखें तो यह है मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया। सैयद वंश का युगतम शासक यह था। याहिया बिन सरहिंदी इसके संरक्षण में था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्के चलवाया। इसके बाद देखें अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम सैयद वंश का शासक यह रहा।
इसके बाद लोधी वंश है, लेकिन इसको सैयद वंश को जो है अन्य सोर्स यानी समसामयिक घटना चक्र के सिलेक्टेड नोट से भी इसको देख लेते हैं। तो ये सैयद वंश रहा, इसका समय देखें 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। इसमें देखें तो यह है सैयद राजवंश का शासनकाल खिलजी वंश के उपरांत सबसे अल्प अवधि का रहा, यानी सबसे अल्प जो है खिलजी वंश रहा। इसके बाद सैयदों का रहा। सैयदों ने 37 वर्ष तक राज्य किया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। 4 शासक में से इसका संस्थापक सबसे पहले खिज खां है, 1414-1421 यानी 7 वर्ष रहा। यह सैयद वंश का प्रथम शासक था। याह्या बिन अहमद सरिंदी के अनुसार खिज खां पैगंबर मोहम्मद का वंशज था। तैमूर के आक्रमण के समय खिज खां ने तैमूर की सहायता की एवं उसकी अधीनता स्वीकार की। इसने सुल्तान की बजाय रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण की। उसने तैमूर एवं उसके पुत्र शाहरुख के नाम से सिक्के खुदवाए और खुतबा पढ़ा। खिज खां ने मलिक उस सर तोहफा को वजीर नियुक्त कर उसे ताज उल मुल्क की उपाधि दी। उसने मलिक सरवर को राजधानी का शाह नियुक्त कर उससे सुल्तान की अनुपस्थिति में राजपथ संभालने का कार्य सौंपा। खिज खां लगभग प्रत्येक वर्ष लूट था राजस्व वसूलने के लिए सैनिक यात्रा करता था। 20 मई 1421 को खिज खां की मृत्यु हो गई। उसने मरने से पूर्व मुबारक खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रिश्ता के अनुसार उसकी मृत्यु पर बड़े छोटे स्वामी और सेवक सभी ने काली पोशाक में बैठकर 3 दिन तक शोक मनाया। इसके बाद मुबारक शाह देखें तो 1421 से 1434 इसका समय रहा। याह्या बिन अहमद सरिंदी ने मुबारक शाह के शासनकाल में फारसी में तारीख एक मुबारक शाही ग्रंथ की रचना की सुन्नत लिखी। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने खुतबे से तैमूर के वंशों के नाम हटवाकर अपने नाम से खुतबे पढ़वाए और अपने सिक्के जारी किए। उसने सिक्कों पर अपना नाम नायबे अमीरुल मोमिनीन अंकित करवाया। उसने अमीरों सरदारों को एक जागीर से दूसरी जागीर में स्थानांतरित करने की नीति अपनाई। वजीर मलिक सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवा दी। इसके बाद देखें तो मुबारक शाह की हत्या सिद्धपाल ने की थी। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर बसाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मोहम्मद शाह देख सकते हैं। मोहम्मद शाह की प्रारंभिक शासनकाल में सत्ता पर सर्वाधिक नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क के हाथों में रहा। बाद में वजीर की हत्या कर दी गई। बहलोल लोदी से प्रसन्न मोहम्मद शाह ने उसे खाना की उपाधि अपने पुत्र की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी जो बाद में लोदी वंश का संस्थापक रहता है, प्रथम अफगान वंश जो दिल्ली सल्तनत पर स्थापित करता है। बहलोल लोदी से प्रसन्न को मोहम्मद शाह ने उसे खाना की उपाधि अपने पुत्र की संज्ञा दी। कौन? मोहम्मद शाह ने, जो सैयद वंशी था। अलाउद्दीन आलम शाह जो 1445 से 1451 का समय देखें थे, सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। इसका वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। वजीर हामिद खान से विवाद होने के कारण अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया। आगे चलकर बहलोल लोदी ने जब दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो आलम शाह ने बहलोल को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। बहलोल ने सिक्कों तक खुतबे से अलाउद्दीन आलम शाह का नाम हटवाकर 1491 ईस्वी को स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। अलाउद्दीन आलम शाह अपने मृत्यु पर्यंत 1478 में बदायूं में शासन किया। विशेष तथ्य में इसमें देखें, भारत छोड़ने से पहले तैमूर ने खिज खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। सैयद शासक मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क से अपना वजीर नियुक्त किया। इसके बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी वंश का संस्थापक को अपना पुत्र कहा और खाना की उपाधि से सम्मानित किया। दिल्ली के समीप खिजाबाद नगर की स्थापना खिज खां द्वारा की गई थी। इसमें देखें सैयद वंश से जो 4 महत्वपूर्ण शासक, इसको देखें सैयद वंश या आपका समय रहा। इसमें पहला खिज खां का समय रहा, फिर मुबारक शाह का, फिर मोहम्मद शाह का और अलाउद्दीन आलम शाह का। अक्सर एग्जाम में क्रम पूछ देता है कि इन 4 शासकों का क्रम क्या है शासन करने का, तो इस क्रम याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद लोदी वंश को देखते हैं, जो कि लोदी वंश सल्तनत काल अंतिम और अफगान नेतृत्व वाला प्रथम राजवंश था, जिसका समय 1451 से 1526 ईस्वी है। तो इसमें देखें लोदी वंश के 3 शासकों ने 75 वर्ष तक राज्य किया। अफगानों ने उत्तराधिकार के संदर्भ में योग्यता को महत्व प्रदान किया। अफगान सेना जनजाति तत्वों पर आधारित नागरिक सेना थी। अफगानों में समानता के तत्व विशेष बल दिया। लोदियों के अधीन युद्ध विराम की राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। लोदी राजवंश अफगानों के गिलजई कबीले की लोदी शाखा के शाहुलेख वर्ष से संबंधित था। इसके बाद ये सारे इसमें देख सकते हैं जो लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे। बहलोल लोदी जो इसका संस्थापक, बहलोल लोदी दिल्ली के प्रथम अफगान पठान राज्य का संस्थापक रहा। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद यह आपका सिकंदर लोदी रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी की मृत्यु के उसके पुत्र निजाम खान ने सिकंदर शाह की उपाधि कर 17 जुलाई 1479 को सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने गुरुमुखी गुलाबी चेहरा उपनाम से कविताएं लिखी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोदी ने की माँ जयवत हिंदू स्वर्णकार की पुत्री थी। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। बाद ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। अंतिम इसमें जो है इब्राहिम शाह लोदी रहा था, यह है इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिंहासन रूढ़ हुआ। ये अंतिम जो इसका रहा। इसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो ये सब जानकारी इसमें लोदी वंश को भी देख सकते हैं क्रम से। लोदी वंश जो आपका है, बहलोल लोदी संस्थापक है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी इत्यादि इसमें आते हैं। और इसमें सैनिक अभियान के अंदर इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। 1528 में खतौली का युद्ध कुछ है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राणा सांगा द्वारा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रण का उल्लेख मिलता है। जौनपुर में बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, यानी ये आपका जो था
सिकंदर लोदी के बारे में है, जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था। इसको माइंड मैप से समझते हैं इसको विस्तार से। माइंड मैप में यहाँ लोदी वंश, इसका समय देख सकते हैं 1451 से 1526 ईस्वी रहा। इसका संस्थापक बहलोल लोदी, जो सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला शासन बहलोल लोदी रहा। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली पर बैठा। बहलोल लोदी के बारे में, बहलोल लोदी यहाँ पर संस्थापक बहलोल लोदी के बारे में सब जानकारी दी गई। इसमें देखें तो बहलोली सिक्का चलवाया बहलोल लोदी, और राय प्रताप, राय दाटू जैसे हिंदू सरदार इसके दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर थे। इसने जौनपुर के हुसैन शाह सरपी को हराया, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, भूमि पर गड़े धन में कोई हिस्सा नहीं लिया बहलोल लोदी ने। इसके बाद देखें तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना, भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ इसी के समय में हुआ। इसके बाद देखें अगला जो इसमें आता है वो सिकंदर लोदी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी जो संस्थापक, इसके बाद सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी करता है। अन्य नाम इसका निजाम शाह है। बादलगढ़ का किला बनवाया। फरंगहे सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना इसने किया। लेखा परीक्षण प्रणाली शुरू किया। खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया सिकंदर लोदी ने। इसके बाद देखें तो सिकंदर लोदी अफगानों की समानता के व्यवहार के बदले सुल्तान को सर्वोच्च मानने पर बल दिया। गज सिकंदरी शुरू किया जो 30 इंच का होता था। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा शहर की स्थापना भी किया और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। मुहर्रम ताजिए पर बैन, ध्यान देना, मुहर्रम ताजिए पर बैन, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। जजिया धार्मिक कर था, पुनः हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था यही सिकंदर लोदी लगाया। इसके बाद आखिरी जो इसमें इब्राहिम लोदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 6 में हुआ, 1526 ईस्वी में बाबर के साथ हुआ, जिसमें इसकी हार होती है। लोदी वंश का अंतिम शासक यह रहा। घटोली या खातोली का युद्ध 1528 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, इसमें राणा सांगा ने इसको पराजित किया था। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जल्दी से इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए लोदी वंश जो आपका समय 1500, इसमें देखें तो 1551 से 1526 ईस्वी समय रहा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली पर बैठा। कब? 19 अप्रैल 1451 को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर की स्थापना जो है यह 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया। भूमि के लिए मापन में प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया, यानी गज सिकंदरी को हमने देखा। गज सिकंदरी की जो शुरुआत जो 23 इंच का था, इसका प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुरुमुखी शीर्षक नाम से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, यानी गुरुमुखी नाम से जो है, यानी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसको हम देख ले। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजाक पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1570 ईस्वी को हो जाती। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण किसने दिया? पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, उसने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी की वजीर द्वारा करवाया गया था। इसमें हम देखें सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी था, उसके कार्य नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।